अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। रोही की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। इलेक्शन के हवाले से जो सूरत-ए-हाल है, गहमा गहमी है, उम्मीदवारों की जानब से जो कैंपेन हुई और उसके साथ साथ सियासी जमातों ने जो जलसे किए, रैलियाँ निकाली और जो अपना मंशूर दिया। और हमने इस ट्रांसमिशन में वोटर के मसाइल और वोटर की जो तरजीहात हैं और उसके साथ साथ जो वोटर के गिले शिकवे हैं वो भी हम मुसलसल डिस्कस करते आ रहे हैं। और हमने कोशिश की कि मुल्तान के साथ साथ जनूबी पंजाब की जो दीगर अजला हैं वहाँ पर जो सियासी सूरत-ए-हाल है, वहाँ पर जो इलेक्शन के हवाले से जो मंजरनामा बनता दिखाई दे रहा है उसको भी हमने तफसीली अपने साबका प्रोग्रामों में डिस्कस किया। और कोशिश हमारी भी यही है कि हम आम आदमी तक ये बात पहुँचा सकें कि वोट सबसे अहम है और वोट लाजमी कास्ट किया जाए। जब टर्नआउट बेहतर होगा तो लोगों का उस हुकूमत पर एतमाद भी ज़्यादा होगा। और उसके साथ साथ हम जब भी बैठते हैं तो डिस्कस करते हैं कि इलेक्शन कैंपेन में टाइम कितना रह गया। तो टाइम अब तो 4 घंटे का रह गया है और 4 घंटे के बाद इलेक्शन कमीशन की जानब से ये हदायत हैं कि कोई भी सियासी जमात ना जलसा कर सकती है, ना रैली निकाल सकती है और ना ही अपनी इंतखाबी मुहिम को किसी भी सूरत में चला सकती है। तो ये 4 घंटे ही हैं उम्मीदवारों के पास पूरे साउथ पंजाब में, पूरे मुल्क में, जहाँ पर वो अपनी वोटर और अपनी इंतखाबी कैंपेन को हतमी शक्ल देकर फिर 8 फरवरी के दिन का इंतज़ार करेंगे कि 8 फरवरी को जो सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज़ होगा और शाम 5 से 6 बजे तक जारी रहेगी, तो वो किस हद तक वो वोटर्स को कन्विंस कर चुके हैं और वोटर किस हद तक अपने उम्मीदवारों पर एतमाद करता है, ये तो फिर परसों के रोज़ ही मालूम होगा। अब एक दिन ही सिर्फ बाकी रह गया इलेक्शन में और ये सारी सूरत हाल है। अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी भी जलसे आम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि मियाँ साहब ने मुल्तान में कोई जलसा नहीं किया और उन्होंने कहा कि वसेब अब हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है पाकिस्तान मुस्लिम नून से। तो वो ये कह रहे थे। उसके साथ उन्होंने ये कहा कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ तो वो तहरीक चलाऊँगा कि लोग बानी PTI को भी भूल जाएंगे। तो ये सूरत हाल पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन की जानिब से आ रही है और काफ़ी अग्रेसिव बयान है। अब देखना यह है कि 8 फरवरी को क्या नताइज आते हैं और वोटर का टर्न आउट कैसा रहता है, ये तो 8 फरवरी को मालूम हो सकेगा। हम इस पर मज़ीद भी डिस्कस करेंगे और आज हम कोशिश करेंगे कि DG खान और उसके साथ साथ तौंसा और राजनपुर को भी डिस्कस करें कि वहाँ पर क्या सियासी सूरत हाल है। DG खान में गुज़िश्ता इलेक्शन में भी हमने देखा कि कई उम्मीदवार आखिर में या तो बैठ गए थे या फिर आज़ाद हैसियत से मैदान में आए थे और यही मंजरनामा 2024 के इलेक्शन में DG खान में हमें दिखाई दिया। ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। पहले हम अपने पैनल के पास जाएंगे। हमारे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं, कालिम निगार हैं, सजाद बुखारी साहब। बुखारी साहब, आपको खुश आमदीद। इलेक्शन की गहमा गहमी में आपने टाइम निकाला और इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपसे इस हवाले से राय ले सकें। उनके साथ हमारे दूसरे मेहमान हैं, सीनियर सहाफ़ी, कालम निगार हैं, तजज़ियाकार हैं, शाकिर हुसैन शाकिर साहब। शाकिर साहब, आपको भी खुश आमदीद। थैंक यू। DG खान और राजनपुर और तौंसा की सूरत हाल हम तफसीलन डिस्कस करेंगे। उनके साथ हमारे जो तीसरे मेहमान हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं, कालम निगार भी हैं, यासिर शेख साहब। शेख साहब, खुश आमदीद। वेलकम। आपका शहर है DG खान। कोशिश करेंगे कि जो DG खान की असल सूरत हाल है सियासत की वो आपसे जान सकें। बुखारी साहब, अभी बिलावल भुट्टो का बयान आया, जलसे आम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने मियाँ साहब को कहा कि आप तो मुल्तान कर ही नहीं सके जलसा। वाकई ऐसी सूरत हाल है? नून लीग की मुल्तान में ही अच्छी सूरत हाल है या बिलावल भुट्टो का ये सियासी बयान हम कह सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अन्यायी साहब बुलाने का। बात यह है कि बिलावल भुट्टो साहब से बेशक 100 इख्तलाफ करें, मगर बिलावल भुट्टो ने इस कैंपेन के दौरान ये साबित किया है कि वो पाकिस्तान का वाहिद लीडर है जिसने एक भरपूर और तूफ़ानी कैंपेन जो है ना वो चलाई और मुल्क के तमाम हिस्सों में और गिलगित से लेके जो है ना जी कराची तक उसने जो है अपनी पूरी भरपूर कैंपेन चलाई है। कोई सूबा ऐसा नहीं है जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे वगैरह ना हुए हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये कई जगहों पर जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब तशरीफ़ ले गए और आसफा भुट्टो साहबा अभी उनकी एंट्री है, नई एंट्री है। हालांकि इससे पहले मुल्तान में उनकी एंट्री पड़ी थी PDM के दौर में मगर उन्होंने यह क्रेडिट जाता है सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि नतीजे जो भी हों, वो चाहे हारे चाहे जीते, वो मोमेंटम उन्होंने बरकरार रखा है और सोए हुए पंजाब को बिलावल भुट्टो ने जो है वो जगाने की मियाँ साहब भरपूर पंजाब से निकले नहीं, उसकी क्या वजह है? अच्छा, मियाँ साहब का जो मसला ये है कि मियाँ साहब को एक तो कुछ थ्रेट्स वगैरह थे और दूसरा ये था कि मियाँ साहब की अब जो एज है ना जी
जो +70s है ना जी, उनकी वो इतनी हिम्मत नहीं है कि वो दिन में जो है वो 4-4 जरदारी साहब भी तो उनके साथ की है। जरदारी साहब हैं, जरदारी साहब का मगर अपना स्टेमिना है, मगर मियां साहब कुछ असल कहा नहीं, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है वो एक तो वो बटी हुई है साउथ पंजाब में, खसूसन जहाँ हम बैठे हुए हैं मुल्तान में, वहाँ देख लें। जिस इलाके की बात आपने की डेरा गाजी खान के राजनपुर की, अभी आपके सामने जब गिनती शुरू होगी, लेकिन अवैस लगारी वहाँ पे काफी मुतहरिक है, अवैस लगारी बिल्कुल, अवैस लगारी बिल्कुल मुतफिक है, वो है मुतारिक है, मगर अवैस लगारी की पोजीशन जब आएगी तो फिर उसको देखते हैं ना कि उसके सामने कौन कौन है। मकसूद लगारी का बेटा जो है वो उसके आउट हो गया, मीना लगारी उसके खिलाफ है, बाकी लोग भी उसके खिलाफ है। मकसूद लगारी का बेटा हुआ जिसने गुज़श्ता इलेक्शन में 30,000 के करीबन वोट लिए थे। अवैस लगारी साहब को तो सीट बचाना जो है ना मुश्किल हो जाएगी, वो मुश्किल हो जाएगा मेरी नजर में। बाकी यासर शेख साहब बैठे हैं, इनका चूंकि वो इलाका है ये बेहतर समझते हैं। बात हो रही थी कि भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये क्रेडिट जाता है बिलावल भुट्टो को, जो इस वक्त खामोशी का माहौल था, इलेक्शन का माहौल पीपी ने बनाया। उसने पीपी ने जो है भरपूर और तूफानी एक इंतखाबी मुहिम चलाई है, और बिलावल भुट्टो ने अपने आप को अपनी एज से पहले एक मुकम्मल लीडर जो है ना वो साबित कर दिया। लेकिन उन्होंने आज एक और बयान भी दिया कि अगर धांधली हुई तो लोग बानी पीटीआई को भूल जाएंगे। देखिए इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने कराची से जब इस्लामाबाद का मार्च किया था तो लोग कहते थे कौन आएगा कौन आएगा, और फिर जो उसने चेंज ऑफ गवर्नमेंट जो है ना जी, इमरान की गवर्नमेंट को उसने कहा था कि मैं तब्दील करके आऊँगा, वो उसका टारगेट पूरा हो गया। उसने कहा कराची का इस तरफ जो है मेयर वो जियाला होगा, वो 1 साल पहले उन्होंने कहा था, वो भी उसका टारगेट पूरा हो गया। तो साबका रिकॉर्ड को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि लाडले की बात नहीं है या इमरान खान की बात नहीं है, बात सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। नतायज कुछ भी हो, जरूरी नहीं कि वो कामयाब हो या उससे ज्यादा हो। बहरहाल बिलावल भुट्टो जो है वो मुतहर्रिक नौजवान लीडर है। मुझे पावर शेयरिंग में ये नहीं है कि नून लीग ये कहे कि हमारी बात हो गई है, तो इसमें तमाम जमातें अपना जोर लगा रही हैं और इस पर वो रिएक्शन भी देंगे अगर इस तरह के नतीजे आते हैं। तो मेरे ख्याल में जहाँ पावर शेयरिंग की बात आती है ना तो सारे मुतफिक हो जाएंगे, क्योंकि जो हम नताइज देख रहे हैं ना, मेरी बातें याद रखना कि नताइज के अंदर किसी भी पार्टी को जो है वो सादा अक्सरियत तक नहीं मिल रही। 7 to 80 नून लीग, 55-60 पीपल्स पार्टी, ज्यादातर अक्सरियत जो है इस दफा वो आज़ाद की होगी। आज़ाद होगी। शाकिर साहब आप क्या समझते हैं? आज़ाद भी मैदान में है, पीपल पार्टी भी मैदान में है, नून लीग भी मैदान में है और बाकी जमातें भी। तो सादा अक्सरियत इस वक्त तक जो नज़र आ रही है वो शायद किसी के पास नहीं, कि जमातें दावा कर रही हैं कि हम ले जाएंगे, हुकूमत आसानी से बना लेंगे। तो क्या समझते हैं साउथ पंजाब का टर्न आउट कैसा रहेगा? और अब कैंपेन भी आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। जहाँ तक टर्न आउट की बात है बिलाल, उसमें तो ये है कि मेरा ख्याल है 45 से 50% होगा। अगर 45 से 50% टर्न आउट, 45 से 50% जी, ये हमारे यहाँ यही चल रहा है पिछले कई इंतखाबात का। आप टर्न आउट चेक कर लें। मगर शाकिर साहब अगर लेस 50% होता तो फिर तो आपके इंतखाबात भी जो है वो भी लीगली नहीं रहेंगे। नहीं, लीगली रहते हैं। उसमें 38% भी हुए थे 2008 में, 2013 में हम 18 में थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, हाँ वो चलता है। लेकिन अगर जिस तरह बुखारी साहब ने बात की कि आज़ाद उम्मीदवार, अगर टर्न आउट हमारा 60 से ऊपर 70 से ऊपर जाता है, इसका मतलब है कि लोग आज़ाद उम्मीदवारों के लिए बाहर आए। और अगर नहीं आए तो इसका मतलब है कि उनके जो सपोर्टर हैं वो घरों में बैठे रहे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात आप कर रहे हैं बिलावल के जलसों की, तो बिलावल के जलसों के साथ साथ एक चीज़ और भी देखें कि बिलावल ने भी यहाँ आकर और ख़ुद पीपल्स पार्टी ने भी सराइकी सूबे को उस अंदाज से अपनी कैंपेन का हिस्सा नहीं बनाया जैसे वो माजी में बनाते जैसे कि माजी में बनाते थे। और नून लीग तो बिल्कुल उसने, यहाँ चूँकि एक्टिविटी कोई नहीं हुई, नून लीग की बड़ा जलसा नहीं हुआ, तो उसको भी इग्नोर किया है। ये है एक अलार्मिंग सूरत हाल। इसका मतलब ये है कि वो जो सोचा करते थे कि हम सूबे के नाम पर वोट ले लेंगे, तो वो भी उन्होंने नारा लगा के माजी में देख लिया, तो इस मरतबा उन्होंने नारा यकसर उसको भुला दिया। ठीक है। तीसरा ये है कि हम अगर डेरा गाजी खान की सियासत को देखते हैं तो उसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ख्वाजा शिराज एक बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं, और उसमें हम तफसीली आएंगे डेरा गाजी खान की। एक बात मैं करना चाहता हूँ कि उनके जो फादर इन लॉ हैं वो नून लीग से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो खुद पीटीआई से। और ये हमें तकरीबन मुख्तलिफ हल्कों में ये सूरत हाल नज़र आ रही है और डीजी खान में ये ज़्यादा। यासिर शेख साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है, मरियम नवाज़ ने इस बार मुल्तान का इंतखाब नहीं किया,
चले मियाँ साहब नहीं आ सके, मरियम साहिबा भी नहीं आ सकी। लास्ट टाइम जब वो आई थी तो उन्होंने सराकी में शाकिर शहबादी के शेर भी पढ़े थे। तो आप क्या समझते हैं कि नून लीग आके उनकी जो कौमी लीडरशिप है वो मुल्तान को नज़रअंदाज किया, या वो समझते हैं कि मुल्तान हमें मिल जाएगा? नियाज़ी साहब, मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल उनकी इलेक्शन स्ट्रेटजी से मुमासलत ज़रूर रखती होगी ये बात, वरना इतना अहम स्टेशन उसको नज़रअंदाज करना किसी तौर समझ से बालातर बात है। मेरी एक तालिब इल्म राय ये है कि इसमें लोधरा का जो सिचुएशन थी डिस्ट्रिक्ट लोधरा की, और स्पेशली जब आप बात करते हैं भावलपुर की कि जहाँ तारिक बशीर चीमा और नून लीग के सेनेटर सऊद मजीद का टाकरा है, ये जब आप मुल्तान आते हैं तो पॉलिटिकल साउथ की क़यादत को आपने साथ बिठाना था। तो ये मेरा ख्याल है कि नून लीग की किसी भी टॉप लाइन के लिए मुमकिन ना रहता कि सिद्दीक खान बलोच जो कि बड़ा वाइब्रेंट कैंडिडेट है NA 155 लोधरा से, तरीन साहब के घर से, और तमाम जो इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें काफ़ी ज़्यादा वो लिंक कर रहे हैं सिचुएशंस को लेके, एक वो सिचुएशन, दैन फिर भावलपुर की सिचुएशन, और फिर मुल्तान के अंदर आप उनके हिमायत याफ्ता उम्मीदवार के तौर पे जहांगीर तरीन को लॉन्च कर रहे हैं। वहाँ ओन चौधरी भी तो है लाहौर में, वो ओन चौधरी वहाँ नून लीग का कैंडिडेट मेरे ख्याल में शायद वो नहीं है, अपनी पार्टी से, इस्तेकाम से है ना। जी। लेकिन यहाँ तो आपने देखें वहाँ सिचुएशंस कुछ ऐसी हैं कि अगर साउथ में अगर आप उनको लाना चाह रहे हैं तो फिर आप क्या कहेंगे? सदीक बलोच को क्या जवाब देंगे कि जब आप जहांगीर तरीन साहब का हाथ खड़ा करके स्टेज पे कहेंगे कि ये हमारी ताकत और तवानाई बनेंगे आगे जाके और हम इकट्ठे अलायंस करेंगे? सो बहुत मुश्किल सिचुएशन यहाँ लोधरा में भी बन जानी थी उनके लिए, नून लीग की लीडरशिप के लिए, और आई थिंक कि भावलपुर की भी सिचुएशन ऑलमोस्ट नियर। लेकिन मुल्तान में तो बनी, मुल्तान में तो कई उम्मीदवार छोड़ के चले गए राना महमूदुल हसन की सूरत में। राना महमूदुल हसन के बारे में नियाज़ी साहब बड़ी कैटेगोरिक डिसीजन नून लीग मेरे ख्याल में पहले बाई लाइन्स ले चुकी थी कि जब सेनेट के इंतखाबात के अंदर पार्टी लाइन्स के खिलाफ जब वोट किया राना महमूदुल हसन साहब ने, और एक अनसीन फॉरवर्ड ब्लॉक जो काफ़ी टाइम से नून लीग के अंदर ही बना हुआ था और उसका राना महमूदुल हसन हिस्सा थे। सो ये तो एक नविश्ता दीवार था कि उनको टिकट तो उन्होंने देना नहीं था, तो नहीं। और फिर आप जावेद अख्तर अंसारी का इंतखाब इसलिए ज़रूरी हो गया था उनके लिए कि ये प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को जावेद अख्तर अंसारी 9 मई के बाद प्रेस टॉक करने वाले हैं। 9 मई के बाद है, ये लोग नहीं उस तरफ लेके चलता हूँ कि वो उसमें अगर आप बात कर लें अहमद हुसैन डेहड़ की, ये एक वो सारी फॉर्मेशंस बन चुकी थी कासिम नून की कि ऑलरेडी, क्योंकि वन गो में नहीं हुआ, ये 9 मई के बाद मंजरेआम पे लोग आने वालों में से हैं, बट जो सेटलमेंट्स थी वो बहुत पहले से प्री टाइम हो चुकी थी। इलेक्शन कैंपेन कैसी चली सियासी जमातों की? देखिए मैं थोड़ी सी चीज़ इजाफा कर दूं इसके अंदर, जो है ना मुस्लिम लीग ने जलसा क्यों नहीं किया? इलेक्शन से पहले मुस्लिम लीग जो है वो मुख्तलिफ धड़ों में बढ़ चुकी थी। जो उसके सदर थे साउथ पंजाब के अब्दुर्रहमान कांजू साहब, उनके लिए बहुत बड़ा मसला बन गया कि जी इस्तेकाम पाकिस्तान के चेयरमैन तरीन साहब के लिए जो है वो सदीक खान को बैठाएं। ठीक है, वो नहीं बैठाना चाहते थे। उन्होंने आज़ाद की भी कहा कि हम आज़ाद आ जाएंगे। मैं बता रहा हूँ ना जी। उसके बाद मुल्तान के अंदर सिचुएशन ऐसी है कि मुल्तान की पूरी मुस्लिम लीग जो है वो दस्तों गिरबान थी, और आपने देखा कि बहुत बड़ा धड़ा जो है राना महमूदुल हसन जो है वो इससे टिकट न मिलने की वजह से अलग हो गया। अच्छा, उसमें खाली महमूदुल हसन नहीं गया, उनकी पूरी बरादरी है, और बड़ी ताकतवर उनकी बरादरी है और बड़ा इफेक्टिव है। जहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमानतें जब्त होती थी, आप देख लेना इस इलेक्शन में कम से कम जमानतें नहीं जब्त होंगी। वो अच्छा भला टक्कर देंगे। अच्छा, दूसरी बात, क्योंकि 2 हल्के हैं शहर के, 148 149, 148 के ऊपर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, अब सीट एडजस्टमेंट कर ली तरीन के साथ, वहाँ से भी मुस्लिम लीग की पूरी क़यादत जो है वो नाराज हो गई। अच्छा, इसके अलावा शुजाबाद में जो 152 में है जवेद अली शाह, उसके घर का झगड़ा मुजाहिद अली शाह का, और उसके बाद राना एजाज नून जो है जिसका 222 PP में जो है वो उम्मीदवार है, और उसका भी झगड़ा हो गया मुजाहिद अली शाह। तो अच्छा, आप उसके बाद आप देखें जलालपुर तहसील में चले जाएं, वहाँ पे दीवानों का झगड़ा, कासिम नून का झगड़ा, और उधर से कासिम लंगा जो है उसका झगड़ा। बिल्कुल, यानी पूरे साउथ के अंदर। इसी तरह आप डीजी खान में चले, डीजी खान में हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, आशिर इशफाक, पहले जरा उनसे बात कर लेते हैं। आशिर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आशिर बताइएगा डीजी खान की क्या सूरत हाल है? पहले जरा शहर में आ जाएं, यहाँ जरताज गुल और उसके साथ साथ दोस्त मोहम्मद खोसा और महमूद खान लगारी, क्या सूरत हाल है शहर की, और इलेक्शन कैंपेन कैसी जारी है इन जमातों की और उम्मीदवारों की? देखिए, इलेक्शन कैंपेन की बात करें तो पिछले दिनों में काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई दिए सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा भी और महमूद कादिर खान भी। इसी तरह से सरताज गुल जो है वो भी अब बाकायदा तौर पर डीजी खान पहुंच चुकी हैं और अपनी जो इलेक्शन कैंपेन है उसको
जारी रखे हुए हैं। इसी तरह से जैसे ही सरदार दोस्त उमर खान खोसा जो है NA 185 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, जबकि उन्होंने इल्हाक किया है मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं सैयद अब्दुल अलीम शाह जो MP के उम्मीदवार हैं। जी MP के उम्मीदवार हैं, इनसे इल्हाक इन्होंने किया है। तो इल्हाक के बाद जो है सिचुएशन कुछ मुख्तलिफ हो चुकी है। महमूद कादिर खान आजाद पैनल से हैं, आजाद उम्मीदवार हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की उनको जो सरदार अवैस खान लगारी हैं, सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम है, उनकी भरपूर तरीके से हिमायत हासिल है। मुख्तलिफ यूसीज के चेयरमैन जो थे वो भी उन्होंने भी हिमायत की थी आजाद पैनल की, जिसमें महमूद कादिर खान है NA के नशिस्त NA 185 से अवैस लगारी हनीफ पताफी और इकबाल साकिब भी जो है वो भी इसकी मदद कर रहे हैं महमूद कादर लगारी की। हनीफ पताफी की क्या पोजीशन है? हनीफ पिताफी की जो पोजीशन की बात की जाए तो हनीफ पिताफी जो है वो भी अपनी जो इलेक्शन कैंपेन है उसको जारी रखे हुए हैं। और पैनल कौन सा है उसका? हनीफ पिताफी का पैनल कौन सा है? ये महमूद कादिर के साथ है या महमूद कादिर के साथ जी इनका इल्हाक है। महमूद कादिर और हनीफ पिताफी जो है इन्होंने अपना एक आजाद पैनल क्रिएट किया है। हनीफ पिताफी PP 288 से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, जबकि महमूद कादिर खान जो है वो NA 185 और PP 289 से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। भरपूर तरीके से इलेक्शन की जो गहमा गहमी है वो DG खान में जारी है। PTI की हमायत याफ्ता है जरताज गुल, वो भी अब बाकायदा तौर पर पहुंच चुकी है DG खान में, उनकी कैंपेन भी उनकी तरफ से जारी है। सरदार दोस्त उमर खान खोसा आज आखिरी दिन है कैंपेन का, रात 12 बजे के बाद तमाम एक्टिविटीज जो है वो खत्म हो जाएंगी और इस हवाले से DG खान शहर में आज बाकायदा तौर पर पावर शो किया जा रहा है। सरदार दोस्त उमर खान खोसा है, पीपल्स पार्टी के NA 150 उम्मीदवार है। इनके साथ इल्हाक जो हुआ था सैयद अब्दुल अलीम शाह जो MPA के उम्मीदवार है PP 288 से। आशिर हमारे साथ रहेगा। हम ब्रेक पे जाएंगे तो ब्रेक से वापस आएंगे तो आपसे जरा NA 186 और दीगर हल्कों से के बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं इलेक्शन की स्पेशल जो ट्रांसमिशन जारी है रोही की जानिब से, और हम DG खान की सूरत-ए-हाल के हवाले से बात कर रहे थे। आशिर हमारे साथ मौजूद थे। आशिर हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त? जी मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूं। आशिर जरा बताइएगा, ये तो शहर की सूरत-ए-हाल है जहाँ जरताज गुल और दोस्त मोहम्मद खोसा, ये जरा वहाँ बताइएगा अवैस लगारी की क्या पोजीशन है? जी बिल्कुल, हल्का NA 186 की हम बात करते हैं तो तहसील कोटछुटा और कोहे सुलमान रेंज में ये इलाका जो है ये मुश्तमिल है और बाकायदा तौर पर यहाँ पर भी पोजीशन की बात करते हैं तो सरदार अवैस खान लगारी जो है इस हल्के से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, जबकि PTI की जो हिमायत याफ्ता है मार सजाद शीना वो इस हल्के से आजाद इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। और इस हल्के में इलेक्शन की हम गहमा गहमी की बात करते हैं तो इलेक्शन की जो गहमा गहमी है वो भरपूर तरीके से इस हल्के में जारी है। उम्मीदवारों की जानिब से डोर टू डोर इलेक्शन कैंपेन के साथ जहाँ भी कोई इस हल्के में कोई इल्हाक हुए हैं कोई या बिरादरियों की हमायत किसका पलड़ा किस साइड पे है, कुछ नजर आ रहा है या इस हल्के में हम अगर कह सकें बिरादरियों की हवाले से तो बिरादरियों की जो हिमायत है वो हुई है अवैस खान लगारी साहब को भी और मार सजाद शीना जो है उनको भी मुख्तलिफ बिरादरियों की तरफ से हिमायत की गई है। बिरादरी सिस्टम है, देहात पर भी ये इलाका मुश्तमिल है, कोहे सुलमान रेंज में भी पहाड़ों में भी ये इलाका जो है मुश्तमिल है और खसूस तौर पर इस हल्का NA 186 की बात करें तो बिरादरी सिस्टम जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा देखा जाता है। लोग जब बुजुर्ग बात कर लेते हैं, एक बात तय हो जाती है तो उस पर जो है वो तमाम जो लोग हैं फैमिली के मेंबर्स हैं वो बुजुर्ग की बात को ओबे करते हुए उनका साथ देते हैं। तो इस तरह के में बिरादरी सिस्टम है, बिरादरियों की जानब से मुख्तलिफ बिरादरी हैं जिनकी जानब से बाकायदा तौर पर अवैस खान लगारी जो है सरदार अवैस खान लगारी उनकी हिमायत का भी ऐलान किया गया है। और दोस्त मोहम्मद खोसा भी मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी से। जी दोस्त मोहम्मद खान खोसा जो है वो भी इस हल्के में मौजूद हैं और वो भी अपनी इलेक्शन कैंपेन को भरपूर तरीके से जारी रखे हुए हैं। हल्का NA 185 से भी वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और हल्का NA 186 से भी वो पाकिस्तान
पीपल्स पार्टी की टिकट पर। चलें आशिर, आपका शुक्रिया, आपने तफसील हमें बताया। बुखारी साहब, NA 185 शहर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का MNA का उम्मीदवार नहीं मौजूद, वहाँ से दोस्त मोहम्मद खोसा को सपोर्ट कर रहा है। PP का नून लीग का MP है, वो एक बन गया हुआ है। ये कैसी सूरत? देखिए, उन्होंने जो है ना इस दफ़ा एक बनाया है शहरी इत्तेहाद। ठीक है, एक नई चीज़ जो है वहाँ पे तारफ हुई है कि उन्होंने कहा जी जमात वमात छोड़ें, हम अपना एक इत्तेहाद बनाते हैं। वो उन लोगों ने सब ने मिलकर एक नया इत्तेहाद बनाया जिसको दोस्त मोहम्मद खोसा को वो सपोर्ट करें। दोस्त मोहम्मद खोसा 2 कौमी और 2 सूबाई असम्बली की सीटों पर लड़ रहे हैं। बिल्कुल, 185, 186, 288 और 289। अच्छा, जहाँ तक है ना, लेकिन ये काफी रिस्क नहीं होता? जो भी MNA वो कोशिश करता है कि पैनल में दूसरे लोगों, नहीं, रिस्क की बात नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास कोई इस तरह का और कोई उम्मीदवार नहीं था 186 के लिए कि जहाँ पर उसको लड़ाया जाता, तो इसलिए मजबूरन दोस्त मोहम्मद खोसा को उन्होंने ऑफर कर दिया, ठीक है, कि जी आप दोनों हलकों से लड़ें। अच्छा न्याजी साहब, एक बात नोट करें कि सिर्फ इलेक्शन की बात नहीं है, इलेक्शन के साथ ना एक आखिर के ऊपर जाके ये चीज देखी जाती है कि किस जमात ने पाकिस्तान में कितने वोट लिए। अच्छा, वोट किस तरह वो कलेक्ट होते हैं? वो इस तरह होते हैं कि आपका हर हल्के में कोई ना कोई उम्मीदवार हो, ताकि तीर को, शेर को, जो भी हो, जगह खाली ना रहे, जगह खाली ना रहे। और फिर आखिर में जाके वो कहेंगे जनाब हमने 1.5 करोड़ वोट लिया, हमने 70 लाख वोट, और आपका वोट किसी दूसरी पार्टी में भी ना जाए, दूसरी पार्टी में ना जाए, और आपका वोट जो है ना वो भी इंटैक्ट रहे, ताकि लोग आगे पीछे हट न सकें। दोस्त मोहम्मद खोसा साहब की जहाँ तक बात है, ये 2 हल्कों से लड़ रहे हैं, 2 कौमी हैं और 2 सूबाई हैं। मगर शहरी इत्तेहाद जो है ना, 20 साल के बाद अलीम शाह ने जो है वो लगारी खानदान को छोड़ा है। वैसे लगाई नहीं, हालांकि अलीम शाह साहब वो थे जिनको मतलब है कि लगारी खानदान का एक मतलब है कि पार्ट एंड पार्सल कहा जाता था, कि वो जैसे आता ना कि तू जान शुदी मन तन शुदी, मन तन शुदी तू जान शुदी, बिल्कुल जिस्म जान एक कालब जो है ना वो ऐसे तो थे। 20 साल के बाद ये मसला हुआ। अच्छा, जहाँ तक दोस्त मोहम्मद खोसा का है, उसके साथ लोगों को सरदार जुल्फ़िकार खोसा, सैफ और दोस्त मोहम्मद खोसा, इन लोगों के साथ इस मरतबा जो है वो थोड़ी सी लोगों की हमदर्दी है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि पिछले 10-15 साल से सिवाय उसके बाई इलेक्शन के सैफ वाले के ये आउट हैं। सरदार जुल्फ़िकार खोसा साहब तो गवर्नर बनने के बाद बिल्कुल आउट हो गए ना जी। 3 इलेक्शन में वो नहीं आगे आ सके, मगर वो चूंकि सरदार है और वहाँ का एक अहम फिगर है और उनकी तो अपनी पोस्ट भी है, इस बार जो है वो मजबूत पोजीशन। शाकिर साहब, ये जरताज गुल भी वहाँ पे मौजूद हैं, उसके अलावा महमूद कादिर को भी सपोर्ट है, हनीफ पताफी उसकी जो मैंने MP है, वो हनीफ पताफी लास्ट टाइम आज़ाद CS से 35,000 वोट ले गए थे, वो विन किया था, PTI को शिकस्त दी थी उन्होंने। तो इस बार क्या समझते हैं? अब तो चूँकि PTI से लड़ रहे हैं हनीफ पताफी, नहीं इस बार महमूद कादिर के पैनल में हनीफ नहीं, मतलब है कि उन्होंने मतलब है कि वो जो अपनी कैंपेन है ना, कैंपेन में वही लिखा हुआ है जो इमरान खान का जो स्लोगन है ना, तो अय्या का नाबुदो अय्या का नस्ताइन, वो उनके कैंपेन का हिस्सा है। पहली बात, वो PTI के सपोर्टर्स को भी साथ लेकर चल रहे हैं, अगरचे वो आज़ाद पिछली मरतबा भी थे, इस मरतबा भी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर ये जो NA 185 है, जरताज गुल बहुत देर के बाद हल्के में एंटर हुई है। इस दौरान काफ़ी काम हो चुका था, काफ़ी लोग जैसे सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा भी उस पार्टी से थे और पूरा शहरी इत्तेहाद भी बन गया। हाँ जी, वो भी बन गया। अब देखना ये है कि इनकी आवाज़ सीट शेयर पर मुश्तमिल है ना, वो मतलब फिर उन्होंने काम नहीं किया उस एतबार से जिस तरह काम होना चाहिए था, और फिर पूरे टेन्योर में इनकी आपस में बनी भी नहीं है। ये भी ज़रा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये हनीफ पताफी और जरताज गुल की बात कर रहे हैं जी, क्योंकि उनके हस्बैंड भी इसी हल्के से MP के उम्मीदवार रहे हैं, हुमायूं जी। तो अब मसला सिर्फ यही है कि जरताज गुल जो है वो कहाँ खड़ी हैं, ये 8 तारीख को ही पता चलेगा। यासिर शेख साहब, आप क्या समझते हैं इस हल्के के बारे में? और ये जो महमूद खान लगारी और उसके साथ साथ दोस्त मोहम्मद खोसा, जरताज गुल और जमात इस्लामी शेख उस्मान फ़ारूक भी वहाँ मौजूद हैं, तो वाकई ये शहरी इत्तेहाद इस बार कम बैक करने जा रहा है? देखिए, शहरी इत्तेहाद की डेफिनेशन थोड़ी सी वजाहत के साथ सामीन की नज़र ज़रूर करना ज़रूरी है। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के वहाँ सूबाई हल्के के कैंडिडेट थे सैयद अब्दुल अलीम शाह साहब, PP 288 के ऊपर। वहाँ हुआ ये कि चूँकि लगारी फैमिली ने अनाउंस किया महमूद कादिर खान लगारी साहब को यूनानिमस कैंडिडेट विद द सपोर्ट ऑफ हाफिज़ अब्दुल करीम और तमाम नून लीग के स्टेक होल्डर्स, उन्होंने ऐसे समझे कि नून लीग का हमायत याफ्ता कैंडिडेट उतारा
बट टिकट के हवाले से कोई प्रॉब्लम्स रहे कि उस वक्त जिस वक्त टिकट की अनाउंसमेंट हो रही थी तो एक डेडलॉक था बिटवीन सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम एंड अवैस खान लगारी, क्योंकि दोनों विलिंग थे कि एनए जो हाफिज अब्दुल करीम का क्लेम था कि शहरी हल्का है तो वो चूंकि शहर में रहते हैं और पहले से यहाँ एमएनए रह चुके हैं तो उनका राइट बनता है उनको या उनके बच्चों को टिकट दिया जाए। सो इस डेडलॉक का हल ये निकला कि इस हल्के को ओपन छोड़ दिया जाए और फिर महमूद कादिर लगारी साहब को आज़ाद हैसियत के अंदर उतारा गया। बाद में सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम और दीगर जो नून लीग के तमाम इस वक्त जो ज़िली बॉडी है वो नून लीग की, वो उनके हमायत याफ्ता उम्मीदवार के तौर पर अवैस लगारी और दीगर जितने भी अलीम शाह साहब के साथ ये हुआ कि जब वो पैनल अनाउंसमेंट हुई तो हनीफ पताफी के साथ उनके विंग के अंदर जो है एक जो 288 के ऊपर जो विंग बनना था, महमूद कादिर लगारी साहब ने बाई चॉइस जो है अपना विंग अलीम शाह की बजाय उनको नामजद कर दिया हनीफ पताफी साहब को। ठीक है, इस पे हम मजीद बात करेंगे यहीं से। ब्रेक का टाइम हुआ है, नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमारी स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, जामपुर की सूरत हाल के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। हमारे नुमाइंदे रोही के जवेद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जवेद इकबाल साहब कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ, बिल्कुल। और ज़रा बताइएगा जामपुर की सूरत हाल, यहाँ पर कैसा मुकाबला देख रहे हैं? यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे याफ्ता उम्मीदवार और सरदार अमार अहमद खान लगारी और पाकिस्तान पीपल पार्टी के उम्मीदवार भी मौजूद हैं। अब तक कैंपेन तीनों की कैसी रही और वहाँ पर क्या सूरत हाल बन रही है? जी अगर 187 के हवाले से बात करें तो 187 पे जो तीन जो उम्मीदवार उनके दरमियान जो है काफी सख्त मुकाबला देखने में नजर आ रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार है सरदार अमार अहमद खान लगारी वो शेर के निशान पर है और इसी तरह जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अतर हसन खान गुरचानी जो है वो तीर के निशान पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इसी तरह पीटीआई के मोहम्मद आतिफ अली खान तरीशत जिनका इंतखाबी निशान चमच है वो भी मैदान में मौजूद है। इन तीनों के दरमियान जो है इंतहाई सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है। तीनों के दरमियान शेख साहब कुछ ऐड करेंगे? तीनों पार्टियों के दरमियान कह रहे हैं कि सख्त मुकाबला है। अच्छा जावेद ये बताइएगा कि अम्मार अहमद खान लगारी को कितना एडवांटेज हासिल होगा कि गुरचानी फैमिली उनके विंग्स के अंदर है और उनके पैरेलल आतिफ दरिशक साहब जो है वो इस हल्के में नए मालूम हो रहे हैं कि उनका ये हल्का इंतखाब कभी रहा नहीं। तो आपको क्या लगता है कि सूरत हाल अगर अम्मार की और आतिफ और अतर के दरमियान बने तो क्या सीन, आप रेटिंग क्या देंगे? सर अगर हम यहाँ बात करें तो हमारे इलाके में जो है यहाँ पर सरदारी निजाम है और यहाँ पर शख्सियात पार्टी के अलावा जो है पार्टी का जो वोट बैंक है वो तकरीबन 10 से 15,000 20,000 के दरमियान ही रहता है। बाकी जो वोट है वहाँ पर जो है वो शख्सियात का होता है और यहाँ सरदारी निजाम के साथ जो है यहाँ पर अतर हसन खान गुरचानी वो भी ट्राइबल एरिया के इलाका पंचायत के जो है वो सरदार है और इसी तरह सरदार अमार अहमद खान लगारी जो कि ज़िमनी इलेक्शन में पहले भी हिस्सा ले चुके हैं और ज़िमनी इलेक्शन में वो पीटीआई के उम्मीदवार से तकरीबन 30,000 से ज्यादा की लीड से हारे थे। तो इस मर्तबा जो है उनका मुकाबला जो है वो काफी सख्त नजर आ रहा है, जहां पर पीटीआई के जो उम्मीदवार जो है वो काफी जो है ना वो मुतहरिक दिखा रहे हैं, उनकी जो कैंपेन है वो भी जारी। इसी तरह मुस्लिम लीग नून भी सर तोड़कर जो है वो भी अपनी कोशिशें किए जारी रखे हुए हैं। तो इस तरह ये कहा सकता है कि मुकाबला जो है इन तीनों के दरमियान। लेकिन यहाँ पे जो 292 और 293 जो सूबाई हल्के हैं वहाँ पे शेर अली गुरचानी और शेर अफगान गुरचानी भी मौजूद हैं, उसके अलावा आज़ाद उम्मीदवार और पीटीआई पीपी के भी मौजूद हैं। तो यहाँ क्या मुकाबला देख रहे हैं? जी अगर 293 के हवाले से बात करें तो 293 पर भी जो शाजिया आबिद जो है वो तीर के निशान पर है और मुस्लिम लीग नून के सरदार शेर अली खान गुरचानी जो कि साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली है और 2018 के इलेक्शन में उन्होंने मुस्लिम लीग नून का टिकट वापस करके यहाँ से जीत के निशान पर इलेक्शन लड़ा था। तो यहाँ पर जो पीटीआई के उम्मीदवार है मिर्जा मोहम्मद यासिर मुबीन जो है वो उम्मीदवार है और चौथे जो उम्मीदवार है मिर्जा शहजाद खान हुमायूं जो कि सरदार मोहम्मद जाफर खान लगारी मरहूम के ग्रुप से उनका ताल्लुक है। और यहाँ पर जो मजेदार बात ये है कि पीटीआई के उम्मीदवार और मिर्जा शहजाद हुमायूं सरदार जाफर लगारी के जो ग्रुप है इनका आपस में इत्तेहाद हुआ है। तो 293 पर जो है पीटीआई के उम्मीदवार आजाद उम्मीदवार जो है जाफर खान लगारी ग्रुप के मिर्जा शहजाद हुमायूं के साथ इलेक्शन में चले हैं। वो उन्होंने अपने पार्टी के जो पार्टी ने जिस उम्मीदवार को टिकट दिया था वो इंतहाई कमजोर उम्मीदवार थे मिर्जा मोहम्मद यासिर मुबीन
तो अपनी सीट को मजबूत करने के लिए और मुकाबला टफ टाइम देने, मुखालफिन को टफ टाइम देने के लिए उन्होंने ये जो मकामी इत्तेहाद है, शेर अली गुरजानी को सही मुकाबला हो सकता है यहाँ पर, वन साइडेड आप कह रहे हैं नहीं है? बिल्कुल हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। शेर अली गुरजानी भी यहाँ पर मुकाबले में, और यहाँ पर असल जो मुकाबला हो रहा है वो मिर्जा शहजाद हुमायूं और सरदार शेर अली खान गुरजानी के दरमियान होना है। ये पीपी 293 तो है, ये बिल्कुल नया हल्का है, 293 नया हल्का है जो सिटी पर जो है ये बनाया गया है। और सिटी में क्या सब कुछ पूछना चाहेंगे जी सूरताल? अच्छा, इसके साथ साथ हमें जरा 188 की भी सूरताल दिखाइएगा जहाँ हफीजुर रहमान दरेशक मौजूद हैं और सरदार अहमद अली खान दरेशक और लियाकत अली भी मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी से। यहाँ कैसी सूरताल है? जी बिल्कुल, अगर 188 की बात करें तो वहां पर जो मुकाबला है वो अहमद अली दरेशक और डॉक्टर हफीजुर रहमान दरेशक के दरमियान जो है वो मुकाबला सख्त मुकाबला है। इस वक्त जो बड़ा ग्रुप था सरदार नसरुल्लाह खान दरेशक का ग्रुप था वो पीटीआई के साथ है, तो वो इस वक्त मंजर से तो गायब है, लेकिन उन्होंने जो है अपनी हिमायत जो है अहमद अली दरेशक को अपने सपोर्ट की हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर कहा जा सकता है कि इंतहाई मुकाबला यहाँ पर भी सख्त होगा। ताहम दोनों मुकाबले जो उम्मीदवार हैं वो एक दूसरे को टफ टाइम देने के लिए मैदान में है। उन्होंने जल्द से भी शुरू कर रखे हैं, कार्नर मीटिंगें भी यहाँ पर यकीनन वो सिलसिला होगा। जावेद इकबाल साहब बहुत शुक्रिया आपका। हम ब्रेक से वापस आते हैं, शेख साहब इस पे तफसीली डिस्कस करते हैं कि वो कह रहे हैं कि अब यहाँ तो अच्छा खासा मुकाबला है, ग्राउंड रियलिटीज़ यहाँ पे वो बता रहे थे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। और वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह रोही की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, 2 से 2.5 घंटे रह गए हैं इलेक्शन कैंपेन में उम्मीदवारों के पास, लेकिन हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला कल भी जारी रहेगा और हम इस पर गुफ्तगू भी करते रहेंगे कि सियासी जमातों ने किस हद तक मेहनत की। ब्रेक से पहले जवेद अकरम हमारे साथ मौजूद थे, हमारे नुमाइंदे जहाँपुर से। उन्होंने हमें सूरत हाल बताई राजनपुर की और जहाँपुर की। शेख साहब, डॉक्टर हफीजुर रहमान दरेशक 188 से और सरदार अहमद अली खान दरेशक, वो कह रहे हैं कि कांटेदार मुकाबला है और दोनों उम्मीदवार कोशिश में लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि पार्टी मैटर नहीं करती, यहाँ पर उनका ख़ानदान, उनकी रवायात और उनकी बिरादरियाँ मैटर करती हैं। देखिए 188 के ऊपर अगर हम बात करें तो डॉक्टर हफीजुर रहमान दरेशक जो साबिक डिस्ट्रिक्ट नाजिम भी रहे हैं वहाँ ज़िला राजनपुर के, और काफ़ी पब्लिक प्रो आदमी है, लोगों में काफ़ी ज़्यादा उनका एक अच्छा पॉजिटिव नेम है। अहमद अली खान दरेशक खुद एक बड़ा यंग वाइब्रेंट और बड़ा पॉजिटिव आदमी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका हल्का इंतखाब कभी नहीं रहा। आतिफ खान दरेशक भी मौजूद हैं एमपी पे, उनके साथ ये दोनों ही जो है, मतलब इनका ये जो उनकी ग्राउंड पॉलिटिक्स का एरिया नहीं रहा, ये जो एक डिसएडवांटेज है उनको। ठीक है। और दूसरा ये कि दरेशक फैमिली की अगर बात कर ली जाए तो हफीजुर रहमान भी दरेशक हैं और अहमद अली दरेशक भी हैं। इसमें जो बड़ा प्लेयर था नसरुल्लाह खान दरेशक, वो साइलेंट फीचर्स के तौर पे वो है, उनकी फैमिली ना तो वो किसी सपोर्ट में है ना कि जो कि पहले वहाँ से विन कर चुके थे, तो वो वन जाहिर बात है कि वो बेताज बादशाह राजनपुर की सियासत का उनको कहा जाता था, लेकिन इस इलेक्शन के अंदर बिल्कुल खामोशी है। इवन कि कहीं उनकी पब्लिक सपोर्ट सामने नहीं है। फिर हफीजुर रहमान दरेशक को हमेशा ये एक एडवांटेज रहा है कि उनसे लोगों के साथ रब्ते और बड़े ग्रुप्स जो हैं वो उनके साथ बड़े इंटैक्ट हैं। और इसमें परवेज़ इकबाल गुरचानी जो इनका विंग है, वो अपना गुरचानी चीफ है, वो चल रहा है, क्योंकि गुरचानी और दरेशक दो फिर ये मतलब ट्राइब्स मतलब मिल के इलेक्शन में जा रहे हैं। तो अहमद अली दरेशक डेफिनेटली पॉपुलर वोट बैंक जैसे हम सब कह रहे हैं कि वो ज़रूर लेंगे, लेकिन अगेन फिर यहाँ जो पॉपुलर वोट बैंक है पार्टियों का वो शहरी अर्बन एरियाज में तो है, बट जब आप लेकिन आते हैं तो फिर वहाँ की शख्सियत का ऐसी सूरत बनने जा रही है, या फिर जो एक पॉपुलर वोट है या एक पार्टी की बेस का वोट है या एक मजलूमियत का वोट भी आजकल जिक्र हो रहा है, तो वो एडवांटेज दे देगा। मेरा ख्याल है कि ये 188 के अंदर जो हम तजिया कर रहे हैं उसमें जब हम शहरी वोट में तो हम अभी कुछ पेशगोई नहीं कर सकते, लेकिन जब वो मुख्तलिफ दूर दराज के इलाकों में वो निकलेंगे ना वोट डालने के लिए, तो वो उसके लिए निकलेंगे जो उनके साथ ज़ाती ताल्लुक़ रखता है, जो उनके ट्राइब से जिसका ताल्लुक़ है, ये उनकी गमी खुशी में आता है। फिर ऐसे इलाकों में जाकर जमाती वाबस्तगी जो है वो बहुत पीछे रह जाती है। तो हफीजुर रहमान जो हैं यहाँ पर वो एक मजबूत कैंडिडेट। लास्ट में हमारे पास 189 है, रियाज महमूद मज़ारी और जाहिद महमूद मज़ारी का मुकाबला, और सरदार शमशेर अली खान मज़ारी भी आज़ाद हैं।
शेख साहब इस पे सरदार शमशेर मज़ारी को ये एडवांटेज मिला है गुज़श्ता दिनों के तमाम जो मज़ारी धड़े हैं वो इनकी फेवर में इकट्ठे हो गए। सो जो अपना रियाज महमूद मज़ारी साहब को जो प्रिविलेज हासिल थी कि वो आज़ाद खुला मैदान अब उनके सामने, वो उनके लिए नहीं रहा। हाँ। सो यहाँ बड़ा कांटे का मुकाबला जिसे कहा जा सकता है, यहाँ लिवरेजेस का मार्जिन नहीं है किसी कैंडिडेट के लिए। 8 फरवरी को मालूम होगी ये सूरत क्या बनती है। अब इलेक्शन कैंपेन में सिर्फ 2 घंटे तकरीबन, शाकिर साहब 2 घंटों का टाइम है, उसके बाद इलेक्शन कैंपेन की इजाज़त नहीं होती। तो इस ज़ाब्ते खिलाफ पर हमारी सियासी जमातें किस हद तक अमल करती हैं, और अगर कोई इसकी वायलेशन करता है तो क्या किस हद तक सजा हो सकती है? पब्लिकली तो वो कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे। अब ये होगा कि टेलीफोन पर रब्ता हो रहा होगा या गली मोहल्ले में मतलब पर्सनली, मतलब अपने दोस्तों के ज़रिए। लेकिन जो कल का दिन है वो इसके साथ साथ और बहुत बेशुमार काम है। आपने पोलिंग कैंप्स लगाने हैं, पोलिंग एजेंट्स बनाने हैं, आपने जो वोटर लिस्ट के लिए पर्चियाँ बनवानी हैं, और इसके साथ साथ फूड का बंदोबस्त करना है। और अगर उस दिन बारिश हो जाती है तो वोटर को कैसे घरों से निकालना है। ये 8 फरवरी का जो तारीख है, जो कोई आसान तारीख नहीं है। अभी बेशुमार इलाकों में शदीद सर्दी है, और उसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि 8 फरवरी को अमन व अमान भी कायम रहे। शेख साहब मियांवाली से लेकर बखर, फिर हम आ जाते हैं लिया में, मुजफ्फरगढ़ में, कोटा दुबई दरमियान में आता है, और रहीम चार खान तक जाते हैं। साउथ की पूरी बेल्ट खामोशी रहेगी, या फिर आपको लगता है कि ये खामोशी मुश्किल भी साबित हो सकती है अगर सूरत हाल कुछ? देखिए, अगर तो हम ये एज्यूम करके बैठे हैं कि लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो मैं नहीं मानूंगा। मेरा ख्याल है कि आपकी जो टर्न आउट आएगा वो बिल्कुल जो पहले इलेक्शन होते रहे उनके करीब आएगा। और फिर आपके फोरम से हम ज़रूर मतलब अपने सुनने वालों को और अपने देखने वालों से रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए कि किसी भी एतबार से मतलब आप जिसको मर्जी को वोट दें, ज़रूर निकलें। ये कौमी फरीज़ा है, अमानत है, अमीन के सपुर्द करें। और एक जो पाकिस्तान के अंदर एक जो वे ऑफ गवर्नेंस है उसका एक रास्ता आपके पास जमहूरियत ही बचा है। तो जमहूरियत जिस भी अंदाज में है बेहतरीन इंतकाम दिन छोटा है, कोशिश करें कि फर्स्ट टाइम वोट सुबह के टाइम जाएं, और ताकि अपने काम काज भी जो क्या लगता है मुल्तान का, और स्पेशली डिवीज़न की बात करें, मुल्तान शहर, डीजी खान शहर, बहावलपुर शहर, क्या मंजरनामा देख रहे हैं? हमें कोई सड़कों पे रौनक नजर आएगी? मेरा ख्याल है कि जी ज़रूर आएगी, और अपने अपने अज़्म और अपने अपने नज़रिए की बुनियाद पे लोग निकलेंगे। और ये शाम तक भी ये सूरत ऐसी रहेगी, या फिर वो कोई? ये भी याद रहे कि जब इलेक्शन कमीशन देखता है ना, और ख़ासतौर पर सर्दियों के इलेक्शन में, फिर वो वक्त भी बढ़ा देता है। हाँ, वक्त का भी शो है। शाकिर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। यासिर शेख साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, अपनी गुफ्तगू जानी वोट लाजमी कास्ट करें, और इस सारी डिस्कशन का मकसद ये था कि हम तमाम तर हल्कों की सूरत आपको बता सकें, और जो वोटर है उसको भी इतमाद हो कि उसके वोट के ज़रिए हुकूमतें बनती हैं और हुकूमतों का ख़ात्मा भी होता है। वोट ही एक ऐसी ताकत है जमहूरी निज़ाम में जिसके ज़रिए आप किसी को इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुँचा सकते हैं। फिर अगला मरहला शुरू होगा 8 फरवरी के बाद काउंटिंग का, और उसके बाद जो उम्मीदवार जीतेंगे वो शाम को ही मालूम होगा। लेकिन आज के रोज़ कैंपेन ख़त्म हो जाएगी रात 12 बजे, और कल का दिन इस सारी सुधार को मैनेज करने में होगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।